हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानियाँ अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। सुपर वुमन कहानी के आज 14वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मोहिनी को उसने हरा दिया था और अब मानवी को उसने लड़ाई के लिए बुला लिया था। मानवी भी अब बिल्कुल तैयार होकर रिंग में पहुंच चुकी थी। अगले ही पल मानवी ने एक हरी हवा फूट पड़ी, एक ऐसी चमक जो चकाचौंध कर देने वाली थी। फिर भी वो तेजी से नैतिक की तरफ दौड़ी, और जो अभी तक होश में वापस नहीं आया था। ये वास्तव में एनर्जी किल था, और ये एक उन्नत फाइटर की हरी एनर्जी थी। एक जादुई फाइटर की हरी एनर्जी। क्या वो मूर्ख लड़कों का पीछा करने वाली मानवी वास्तव में एक जादुई फाइटर थी? और सभी लोग ये देखकर शौक में थे। पूरा मैदान फिर से पानी की तरह उबल पड़ा था, इस हद तक कि उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती थी। हे भगवान, ये असली एनर्जी किल था। हर कोई जानता था कि अगर कोई जादूगर किसी फाइटर को पास आने दे तो क्या ही होगा। कई लोगों ने अपना मुंह खोला और उसे बंद करना शुरू कर भूल गए थे। कुछ लोग लगातार अपनी मुट्ठियों को भींच रहे थे, यहाँ तक कि चोट लगने पर भी नहीं रुके। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें लगा कि उनकी आंखें धुंधली हो रही है और आसमान ढहने वाला है। बलदेव शेखावत मंच पर चमकती हरी आभा को देखकर बेवकूफी से चौंक गई और सोचना ही भूल गए थे। वहीं प्रिंसेस तानिया बहुत एक्साइटेड थी। उनके गालों पर भी खून दौड़ रहा था। लेकिन सेकंड प्रिंस निशांत ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और रोहित की नजरों में नजर मिलाते हुए उसने एक कोना उठाकर लगभग अदृश्य मुस्कान में देखा। विशेष मंच पर सम्राट की आंखें भी चौड़ी हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। विनोद गहरी सोच में डूब गया था। दूसरी तरफ राजदूत का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके हाथ कुर्सी के आर्म्स रेस्ट को पकड़े हुए थे। वहीं पोप भी अपनी आधी बंद आंखों से मंच की तरफ देख रहा था। वो भी मौन था। केवल रानी ही खुश दिखाई दे रही थी। लेकिन अभी मंच पर नैतिक चिंतित होने लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये युवती न केवल एक जादूगरनी और किलर है, बल्कि एक फाइटर भी है, जो कुछ देर के लिए किसी फाइटर के हमले से बच निकलने में सक्षम है। लेकिन मंच बहुत बड़ा था और वो जानबूझकर उनके बीच की दूरी बढ़ाने के लिए लगातार पीछे हट रहा था। इसलिए अब उसके पीछे लगभग कोई जगह भी नहीं बची थी। हालांकि वो एक जादूगर था जिसके पास किलिंग स्किल्स थे, फिर भी वो एक फाइटर के पावरफुल फरहारों को नहीं रोक सकता था। वहीं भी मानवी के दिमाग में चीख रहा था। वो मन ही मन में सोच रहा था, बेशर्म, इस छोटी शैतान से भी कोई ज्यादा बेशर्म है। हार से ज्यादा दुष्ट कोई नहीं जानता इस बेशर्म को। किसी की आलोचना और उसके जादू के बारे में इतना अस्पष्ट कुछ कह दे। क्या नैतिक, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपसे लगभग मंत्रमुग्ध हो गया था। उफ, क्या यह संभव था कि छोटे इस शैतान को पहले बार मिले किसी घमंडी लड़के से प्यार हो जाए। निश्चित रूप से वो एक छोटे शैतान सुंदर होने का नाटक कर रही थी और दूसरे व्यक्ति पर जानलेवा वार होता। ये बेशर्म, नीच, गंदा छोटा शैतान इतनी कपटी और क्रूर रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं यारा नैतिक की दुविधा को पूरी तरह से समझ रही थी। उड़ती मुर्गियां और उछलते कुत्ते मौजूद हालात का बखूबी बयां कर रहे थे। नैतिक उस लड़की के पीछे आने से बचने के लिए गोल गोल घूमना चाहता था, लेकिन उसके पास घूमने की अब जगह भी नहीं बची थी। मानवी का हमला धूर्त और द्वेषपूर्ण था। वो इतना जोरदार और पावरफुल था कि उसके पास कोई हथियार न होने के बावजूद उसकी नंगी मुठ्ठियां देखकर नैतिक को घबराहट हो रही थी। ये सब देखकर यारा कांपती हुई अपने सीट से खड़ी हो गई, जबकि वो घबराए हुए नैतिक को देखने के लिए एक्साइटमेंट में खड़ी हो गई थी, और उसके अंदर ही अंदर हंसी से वो फूट पड़ी थी। यह पहली बार था जब उसने नैतिक को भीगे कुत्ते की तरह दौड़ते हुए देखा था, और यह बहुत ही मनोरंजक भी था। नैतिक को भारी दर्द हुआ। हर बार मानवी उसके पीछे हटने वाले रास्ते को रोक देती थी। फिर वो एक के बाद एक कई भयानक हमले करती। उसके पास न केवल मंत्र पढ़ने का समय नहीं था, बल्कि उसके लिए मानवी के फुर्तीले शरीर से बचना भी अब मुश्किल हो जा रहा था।
हर बार जब उसे चोट लगती तो वो मुंह बनाता। वो पहले से ही अपना उत्साह खो चुका था। इस बेचारी लड़की का हर वार इतना सटीक था। गलत अनुमान, बहुत गलत अनुमान लगा लिया था उसने। और ये लड़की असल में एनर्जी का इस्तेमाल करना जानती थी। नैतिक ने हाँफते हुए कहा, ज्यादा दूर मत जाओ। और वो बहुत मुश्किल से मानवीय के एनर्जी के हमले से बच रहा था। मानवीय के चेहरे पर एकदम बर्फ जम गई थी। उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि नैतिक के पीछे हटने का रास्ता फिर से रोक दिया। एक जादूगर का किसी फाइटर के करीबी मुकाबला करना निश्चित मृत्यु के बराबर था। और नैतिक इतने लंबे समय के बाद भी उसका मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। इसका एकमात्र कारण यह था कि वो किलिंग तकनीकों में पारंगत था। लेकिन उसकी शारीरिक पावर तेजी से लगातार कम होती जा रही थी, जबकि मानवी अब भी वैसी ही दिखाई दे रही थी। उसके बाल भी अब व्यवस्थित थे और भीम अब भी मानवी द्वारा एक घमंडी इंसान पर इस तरह अत्याचार होता हुआ बहुत देखकर उत्साहित था। लेकिन मानवी की कड़ी मेहनत पर अब आहें भर रहा था। उसी दौरान मानवी हर दिन निशानों से भरती रही थी, क्योंकि वो रोहित के साथ चुपके से एनर्जी इस्तेमाल करना सीख रही थी। ये निशान रोहित के साथ उसके नियंत्रित स्प्रेडिंग स्प्राउंड राउंड्स की वजह से थे। मानवी के एनर्जी के इस्तेमाल और उसमें उसकी प्रगति ने रोहित और भीम को बार बार चौंका दिया था। दर्शकों का उत्साह सातवें आसमान पर पहुंच चुका था। किसी ने भी ऐसी स्थिति में कल्पना नहीं की थी कि मंच पर सबने ये दृश्य साफ देख लिया था। मानवी ने नैतिक पर इतना दबाव डाला कि वो बुरी तरह से पस्त और थका हुआ था और कभी अब भाग भी नहीं सकता था। वहीं प्रिंसेस तानिया का चेहरा अब पूरी तरह से लाल हो चुका था। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली और वो मानवी का नाम जोर से पुकारना चाहती थी, लेकिन अपनी हैसियत को देखते हुए वह ऐसा नहीं कर सकी और वो सीमा से बाहर कदम भी नहीं रख सकती थी। जैसे ही प्रिंसेस तानिया बहुत एक्साइटेड थी, पूरी ताकत से खुद को रोक रही थी, उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी जो बिजली की तरह आई थी। मानवी, 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 मानवी। और लगातार आवाजें गूंजने लगी। ये तमाशबीन रईस नशे में धुत होकर मुट्ठियां भींच रहे थे और मानवी का नाम ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे उनकी जिंदगी उसी पर निर्भर हो। इस क्षण में मानवी उनकी हीरो थी, उनका गौरव थी और एक चमकता हुआ मोती थी। एक्सचेंज का माहौल आकाश तक पहुंच चुका था, जिससे लोग लगातार थके हुए बने थे। रोहित सबसे पीछे खड़ा था, शांति से मंच पर चमकती हुई लड़की को देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी मनोदशा भी झलक रही थी। उस दौरान वो उस लड़की से पूरी तरह से अब कायल भी हो चुका था। उसकी दृढ़ता बहुत चौंकाने वाली थी। वो बार बार उस लड़ रही लड़की को देख रहा था और वो अपने कंपटीटर के प्रति बहुत कठोर थी, लेकिन खुद के प्रति उससे भी ज्यादा कठोर। रोहित की एनर्जी असाधारण थी और अत्याचार से भरी हुई थी। उस दौरान मानवी उस तरह के एनर्जी के निशानों से भरी होती, लेकिन वो कभी एक शब्द भी नहीं बोलती थी। कभी ये नहीं कहती कि उसने हार मान ली। वो सबसे ज्यादा यही कहती थी, फिर से और दोबारा से। वहीं उधर अब मोहिनी का इलाज खत्म हो चुका था और वो जाग चुकी थी। हालांकि वो कमजोर तो थी, फिर भी वो मंच पर जो कुछ भी हो रहा था उसे साफ साफ देख रही थी। उसकी अभिव्यक्ति बहुत जटिल थी। आंखों की गहराई में गंभीरता थी। कोई नहीं जानता था कि वो उस समय क्या सोच रही थी। दूसरी तरफ नैतिक के प्री मास्टर बेहोश होने ही वाले थे। उन्हें बस इतना पता था कि यह समयग्रस्त युवक मुसीबत खड़ी करेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये इस तरह की स्थिति में बदल जाएगा। इस रहस्य में युवक की ताकत के साथ अगर वो मुसीबत खड़ी भी करता तो ये इतना शर्मनाक नहीं होता। लेकिन आज वो सचमुच अपने नियतिवादी दुश्मन से मिल चुका था। यारा भी हिल गई थी। लगभग सीटी उसने बजा दी। ये इतना हास्यास्पद कैसे हो सकता था? नैतिक उस बदमाश को आज डूबते हुए कुत्ते की तरह पीटा गया था और ये बहुत ही मजेदार था। पटना के स्टूडेंट्स गुस्से में और चिंतित दोनों ही थे। उनकी जीत ऐसे ही उड़ जाएगी और इस अपमान के साथ हो जाएगी, उनको विश्वास बिल्कुल नहीं हो रहा था। वो लगभग जीत गए थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कैसे हार गए
उनको पता ही नहीं चला। परी मास्टर ने अपने बाल बेतहाशा खींचे। दर्शकों की धड़कनें भी बढ़ चुकी थी। सभी एक ही आवाज गूंजाए रहे थे, मानवी और मानवी। अभी मंच पर खड़ी लड़की एक जादुई फाइटर थी। अगर जादूगर के रूप में कोई सामान्य व्यक्ति होता तो वो ज्यादा से ज्यादा एक उन्नत जादूगर होता, और इसी तरह एनर्जी के लिए वो ज्यादा से ज्यादा एक उन्नत फाइटर होता, और इसमें कोई अजीब बात भी नहीं होती। ये लाजमी था कि ऐसे लोग भी होंगे जो दोनों सीखने की कोशिश करेंगे। तब दोनों ही पावरफुल नहीं होते, चाहे वो जादू हो या वो फाइटिंग। वो टॉप तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन उस लड़कों का पीछा करने वाली मानवी के साथ जो कुछ भी था वो सबसे बिल्कुल अलग था। कुछ महीने पहले वो बिल्कुल नाकाबिल थी, एक बेवकूफ लड़कों का पीछा करने वाली जिसे जादू या एनर्जी का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। अब वो एक वास्तव में जादुई फाइटर थी। हालांकि ये अज्ञात था कि उसका जादू किस लेवल पर था। विनोद ने उसे एक स्टूडेंट के रूप में स्वीकार भी कर लिया था, क्योंकि वो बुरी नहीं हो सकती थी, और उसकी एनर्जी ने पहले ही दिखा दिया था कि वो कुछ ही महीनों में उन्नत फाइटर के लेवल पर पहुंच चुकी है। ये चमत्कार था, निश्चित रूप से ये चमत्कार था, और ये सचमुच प्रतिभावान थी। मंच पर नैतिक गुस्से में लाल पीला हो गया और कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। अब उसमें और चकमा देने की ताकत भी नहीं बची थी। कितनी खूंखार लड़की थी ये, बहुत ज्यादा। और वो पहली बार इतनी खूंखार लड़की से मिला था, उसके साथ पहली बार इतना बुरा हुआ था। तभी अचानक नैतिक ने हाँफते हुए पूरी तरह से आत्मसमर्पण करते हुए कहा, ओह, तुम अच्छी हो, तुम नीच विश्वासघाती लड़की हो। मैं हार स्वीकार करता हूँ। मानवी ने अपना हमला नहीं रोका। उसका पैर का तलवा उड़ गया और जिससे नैतिक खूबसूरती के नीचे गिर गया। फिर मानवी ने किक मारी और उसका पैर नैतिक की पीठ पर पड़ा और वो नीचे लुढ़क गया। भीम ने मानवी के दिमाग पर जोर से कहा, अरे मानवी, तुम्हें इतना उग्र होने की जरूरत नहीं है ना। इस लड़के के पीठ पर पैर रखने के बाद भी क्या तुम दोनों शहरों के रिश्ते खराब करना चाहती हो? और मानवी शर्मिंदा हो गई। उसने जानबूझकर ऐसा क्यों किया? उसने सोचा भी नहीं था कि यह आदमी निकम्मा होगा, जब चाहे तब हार मान लेता होगा। वो तो बस यूं ही पलट गया और वो उसकी पीठ पर पैर रखकर बैठ गई। मानवी ने उस आदमी की पीठ पर पैर रखने के बारे में सोचा भी नहीं था। नैतिक जमीन पर चुपचाप लेटा रहा, जीभ बाहर निकली, आंखें घुमाई, कुछ नहीं बोला। उसने आगे कोई हरकत भी नहीं की। मानवी ने शान से उसकी पीठ पर कदम रखा। वो अस्थायी रूप से अपना पैर लेना भूल गई थी। तभी पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया, यहाँ तक कि जमीन पर गिरते पत्ते भी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कुछ समय के बाद सब कुछ शांत था। रेफरी मंच पर चढ़ते हुए कांप उठा। उसने मानवी के पैर के नीचे नैतिक को देखा, फिर स्तब्ध मानवी की तरफ देखा, और उसने कमजोरी से कहा, "आह, वो अब।" और वो अपनी बात पूरी ही नहीं कर पा रहा था। तभी नैतिक की मच्छर जैसी बिनबिनाहट सुनाई दी। वहीं रेफरी अभी भी सम्मोहन में था। नैतिक ने चिल्लाते हुए कहा, मैं मैं हार गया, तुम्हें समझ नहीं आया क्या? इस बार नैतिक मच्छर की तरह भिनभिना नहीं रहा था, बल्कि जोरदार दहाड़ रहा था। फिर भी वो वहीं लेटा रहा, और उसने मानवी को अपने ऊपर कदम रखने दे रखे थे। अब मानवी शेखावत को विनर घोषित किया जा रहा था। रेफरी, जो लगभग अपनी पैंट के बाहर कूद पड़ा था, उसने जल्दी से घोषणा करते हुए कहा, आज की फाइटर की विनर है मानवी शेखावत। मानवी अभी भी असहज महसूस कर रही थी। भीम का मुंह ऐंठ गया। अरे छोटे शैतान, क्या तुम्हें अब भी अपना पैर वापस नहीं खींच लेना चाहिए? मानवी मानो किसी सपने से जाग गई हो। उसने जल्दी से अपना पैर वापस खींच लिया। नैतिक की तरफ माफी मांगते हुए देखा, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था, हिल भी नहीं रहा था। यह वाकई बहुत शर्मनाक बात थी। हालांकि वो उसे छल कपट से जीतना तो चाहती थी, लेकिन उसे इतना अपमानित करते हुए नहीं जीतना चाहती थी। इस तरह वो न सिर्फ दोनों शहरों के रिश्ते में खटास पैदा कर रही थी,
बल्कि इस सन के जैसा पावरफुल दुश्मन भी पैदा कर रही थी। ताकतवर बनने से पहले वो इस तरह का दुश्मन पैदा बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। अगले ही पल पहले से खामोश स्टेडियम में गड़गड़ाहट हुई। वहां मानवी के नाम का शोर मच गया। मानवी, मानवी, मानवी। पूरा स्टेडियम पागल हो गया था। सभी रईसों के चेहरे इस चमत्कार को देखकर उत्साह से लाल हो गए थे। वो अभिमानी व्यक्ति और शरारती हाव भाव, हवा में लहराते ये सुनहरे बाल, वे गहरे पन्नों के जैसी आंखें, ये सब इतने आकर्षक, इतने मंत्रमुग्ध करने वाले थे कि कोई भी अपनी नजरें उनसे हटा नहीं सकता था। राजदूत शाही मंच पर खड़ा था, लेकिन सम्राट के चेहरे पर तनाव कम होता देखकर किसी ने ध्यान नहीं दिया। राजदूत का चेहरा सुअर के कलेजे जैसा लाल हो गया था और वो मानवी के नैतिक की इस तरह से इंसल्ट करने की वजह से बिल्कुल शर्मिंदा हो चुका था। पोप भी धीरे से उठे और मुस्कुराते हुए सम्राट से बोले, हाइनेस, परिणाम तो तय हो ही गया है। एक बार और जीतने के लिए बधाई। प्रकाश मंदिर में कुछ काम है, मुझे उन्हें निपटाना है। मैं सबसे पहले विदा लेता हूँ। उसके बाद सुनकर सम्राट खड़े हुए और मुस्कुराते हुए बोले, यदि ऐसा है तो मैं आपको नहीं रोकूंगा। इसके बाद पोप राजदूत की तरफ एक नजर डाले बिना ही चले गए। राजदूत की निगाहें मानवी पर रुक गई। उसके मन में केवल एक ही विचार था, निश्चित रूप से इस लड़के को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता था। स्टेडियम का माहौल लगभग बेकाबू हो गया। शिष्टाचार के बावजूद रईस लोग खड़े होकर मानवी का नाम लेकर जयकारे करने लगे, लेकिन वही मानवी अभी भी थोड़ी शर्मिंदा होकर नैतिक को देख रही थी, जो अभी भी जमीन पर पड़ा था। नैतिक वहीं बेसुध पड़ा था, किसी मरे हुए कुत्ते की तरह। ये असामान्य युवक शायद उसके वार की वजह से टूट गया था। वहीं मानवी का सिर दुखने लगा। इतना बहादुर दुश्मन बनाना कोई समझदारी का फैसला नहीं था, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा बिल्कुल नहीं किया था। उसने कसम खाई कि ऐसा नहीं था और वो जल्दी से ही उसको समझाने की कोशिश करेगी। तभी भीम ने चिंतित होकर कहा, अरे अब तुम मुसीबत में पड़ गई हो। ये घमंडी इंसान बदला लेने के लिए जरूर आएगा। हमें सावधान रहना होगा, बहुत ज्यादा। हम शब्द से पता चल रहा था भीम और मानवी पहले से ही एक ही नाव पर बन चुके थे। वहीं रिंग के बाहर बैठी यारा ने मुंह सिकोड़ा। वो अभी भी लेटे हुए नैतिक को देखकर थोड़ी सी चिंतित हो गई थी। पहली बार किसी ने इस कमीने नैतिक को इतनी जोरदार किक मारी थी। वो बहुत घमंडी और अहंकारी आदमी था, लेकिन असल में इतने सारे लोगों के सामने उसका इतना अमानवीय अपमान किया गया, क्या वो इसे सहन कर पाएगा? यारा को पहली बार इस असामान्य व्यक्ति की चिंता होने लगी थी। हालांकि यह नाटकीय था, लेकिन मानवी जीत कर चुकी थी। इतनी प्रभावशाली ढंग से जीती थी, सभी ध्यानपूर्वक देख रहे थे और दंग भी रह गए थे। मानवी ने अभी भी अविचलित नैतिक को एक आखिरी नजर में देखा और एक बेश और धीमी माफी मांगते हुए कहा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं कसम खा सकती हूँ कि ये सब गलती से हुआ। प्लीज मुझे माफ कर देना। मानवी को माफी मांगते हुए देखकर भीम लगभग रो पड़ा। उसने मन ही मन सोचा, छोटे शैतान, तुमने जो अभी कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वो सच्चा है? क्या तुम मामले को और बिगाड़ने की कोशिश कर रही हो, खुद को सही ठहराने की कोशिश कर रही हो? भीम उलझन में पड़ गया था। उसका दिल दुखने लगा था। उसने अपनी जीवन रेखा को कांपते हुए और अपनी गुलदाउदी को कसते हुए महसूस किया। उसने दीवार से टकरा जाने के बारे में भी सोचा। इस बार यदि नैतिक बदला लेने के लिए वापस नहीं आया, तो वह अपना सरनेम बदलकर मानवी रख लेगा। मानवी मंच से उतरी। प्रिंसेस तानिया पहले से ही मंच के नीचे उसके सामने खड़ी थी। उनके पीछे रईसों का एक समूह मानवी को घेर रहा था। उनका उत्साह चरम पर था और वही सनराइज इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स मानवी को दूर से देख रहे थे। वो भी सभी दुविधा में फंसे हुए थे। आसपास के लोग उसकी तारीफ करने लगे। एक लड़के ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मानवी, तुम कमाल हो। तुमने एनर्जी तकनीकें कब सीखी? एक और लड़के ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, मानवी, आज तुमने अच्छी फाइट की। मैं तो तुम्हारा फैन हो गया। प्रशंसा में डूबे हुए मानवी ने हल्के से मुस्कुराते हुए एक शब्द भी नहीं कहा। मानवी एक ही फाइट में बहुत फेमस हो चुकी थी। जैसे ही मानवी मंच से उतरी, यारा ने एक घूंट भरा और फिर सावधानी से नैतिक की तरफ बढ़ गई। यारा ने उसके पास आते हुए उसे पुकारा,
नैतिक। लेकिन उसे आगे से कोई जवाब नहीं आया। यारा ने फिर से घबराते हुए कहा, नैतिक, क्या तुम ठीक हो? मुझे डराओ मत। अगर तुम मर गए हो तो तुम्हारी माँ मुझे माफ नहीं करेगी। वो मुझे भी तुम्हारे साथ दफना देगी, लेकिन उससे पहले मेरी त्वचा की एक परत उधेड़ देगी। अगर तुम मरना भी चाहते हो तो तुम्हें अपनी माँ के यहाँ आने का इंतजार करना होगा, प्लीज। ये सब कहते हुए यारा की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन नैतिक ने पहले की तरह एक शब्द भी नहीं कहा। वो चुपचाप एक अस्पष्ट अभिव्यक्ति के साथ वहां लेटा रहा। यारा ने रोते हुए कहा, नैतिक, नैतिक, तुम मर नहीं सकते। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। जब तक हम घर नहीं पहुंच पाते तब तक रुक जाओ, प्लीज। घर पहुंचने के बाद तुम मर जाना, प्लीज। और ये कहते हुए उसने स्थिर नैतिक को उठाया और उसने अपने कंधे पर ले लिया। नीचे आते ही नैतिक ने आखिरकार धीरे से कराहते हुए कहा, मैं उल्टी करना चाहता हूँ। वो इतना हिल गया था कि वो लगभग चुपचाप उल्टी कर ही देता। उसकी कराह सुनते ही यारा ने खुशी से नैतिक को नीचे रखते हुए कहा, ओह नैतिक, तुम ठीक हो, बहुत अच्छा। जब तक तुम ठीक हो सब कुछ ठीक है। नैतिक लड़खड़ाते हुए नीचे उतरा। यारा ने तुरंत उसे सहारा दिया और वो वास्तव में बहुत खुश थी। यारा ने कमजोर और चक्कर खा रहे नैतिक को अपने कंधे पर पकड़कर सहारा देते हुए कहा, ओ अच्छा नैतिक, वो छोटे बदमाश बोल सकता था। इसका मतलब था कि वो अमानवीय व्यक्ति के अपमान को सहन कर सकता था। अच्छा हुआ यह बदमाश पूरी तरह से नहीं गिरा। ये कहते हुए नैतिक को अपने साथ वहां से ले गई। महाविनिमय समारोह का अंत ऐसे ही हुआ। एक चौंकाने वाली शुरुआत और एक चौंकाने वाला अंत। वहीं राजदूत का चेहरा बहुत भद्दा हो गया था। स्वाभाविक रूप से सम्राट को कुछ अच्छे शब्द कहने पड़े। राजदूत के दृष्टिकोण से समापन पुरस्कार समारोह बहुत ही सादा था, लेकिन फिर भी पुरस्कार बहुत विवादास्पद रहा। प्रतियोगिता में आए प्रतियोगी ने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि पुरस्कार उनका होना चाहिए, और किसी ने पुरस्कार का जिक्र तक नहीं किया। हालांकि डीन पुरस्कार वापस लाने गई, लेकिन कोई भी उसे स्वीकार नहीं कर पाया। प्रतियोगिता के दौरान क्या हो रहा था ये सब देख रहे थे। मानवीय के बिना वे न केवल हार जाते बल्कि दिल्ली को भी शर्मसार कर देते। परंपरा का पालन करते हुए दरबार ने एक दावत का आयोजन किया, पहला जीत का जश्न मनाने के लिए और दूसरा पटना के स्टूडेंट्स को विदा करने के लिए। इसके बाद दोपहर में जब मानवी ग्रीन हाउस में चाय की चुस्कियां लेते हुए आराम करने चली गई, तो एक नौकर उसको खबर देने के लिए आया। सनराइज इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल ने इनाम देने के लिए लोगों को भेजा था। उन्होंने कहा था कि वे बिजी थे, इसलिए वे खुद नहीं आ सकते थे। इसलिए उन्होंने 3 इनाम भेजने के लिए एक ट्रेनर को भेजा। मानवी ने 3 असाधारण वस्तुओं को देखा। नौकर ने जो ट्रे पकड़ी हुई थी उसे देखा और चुपचाप अपनी चाय पी ली। धीरे से उठकर उस ट्रे की तरफ बढ़ी जिस पर जादुई तलवार रखी हुई थी। ये झटके में उसने तलवार रोहित की तरफ फेंक दी जो पीछे था, और फिर धीरे से कहा, बाकी लोगों को वापस भेज दो, मैं केवल वही लूंगी जो मेरे लायक है। मानवी के बर्फ जैसे ठंडे चेहरे को देखकर नौकर थोड़ा स्तब्ध सा हो गया था। जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया और चांदी की ट्रे बाहर ले गया। रोहित ने तलवार स्वीकार की और जैसे ही उसने थोड़ा बाहर निकला, ठंडी किरणें निकलने लगी। एक अच्छी तलवार को देखते ही रोहित के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। उसे यह तोहफा पसंद आया था। तभी मानवी वापस अपनी जगह पर बैठते हुए बोली, इसे पैक करो, अब से तुम इस तलवार का उपयोग मेरी रक्षा के लिए करोगे। और ये कहते हुए उसने उस दिन घटित अजीब क्षण को याद किया। उसका पैर असामान्य युवक की पीठ पर चल रहा था। एक बार जब उसने युवा जादूगर के बारे में सोचा जो किलिंग आर्ट में निपुण था, जिसे उसने सबके सामने अपमानित किया था, मानवी को फिर से सिर दर्द होने लगा। उसका ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था, और अब वो सिर्फ आने वाले तूफान से निपटने की योजना ही बना सकती थी। तभी रोहित ने तलवार वापस रखते हुए कहा, मिस, क्या आप उस युवक के बारे में चिंतित हैं जिसके साथ आज आपने कंपटीशन किया? उसकी बात सुनकर मानवी ने चिढ़ते हुए पूछा, अगर आप किसी ऐसी लड़की से हार जाएं जो आपसे कहीं ज्यादा कमजोर है और सबके सामने उसके पैरों तले कुचल दिया जाए, तो आपको अच्छा लगेगा?
उसकी बात सुनकर रोहित अवाक रह गया। हाँ, अगर किसी लड़के की पीठ पर किसी लड़के ने सार्वजनिक रूप से पैर रख दिया था तो यह न सिर्फ बेकाबू हो जाएगा बल्कि अपना बदला लेने के लिए उसे गुस्सा भी आएगा। मानवी को सिरदर्द था और उसने धीरे से फिर कहा, इस समय हमें सावधान रहना होगा। वो व्यक्ति किलिंग आर्ट में बहुत माहिर है। जब एक किलर का दूसरे किलर से सामना होता तो ऐसा लगता कि दोनों में से किसी एक का कोई फायदा नहीं। उसकी बात सुनकर रोहित ने गंभीरता से कहा, जी मिस, मैं आपकी सुरक्षा के लिए हमेशा साथ रहूंगा। मानवी ने आंखें बंद कर ली और आह भरते हुए कहा, और आज रात पार्टी है। अगर हो सकता तो वह पार्टी में जाना नहीं चाहती थी। तभी भीम ने उसके दिमाग में कहा, अब तुम्हें पता चल गया है कि ये कितना मुश्किल है। तुमने सचमुच मुसीबत को हवा दी। कोई भी आदमी तुम्हारे अपमान की वजह से खून की उल्टी करके मर जाता। मुझे उस इंसान पर सचमुच तरस आता है। धोखा दिया गया, धोखे से हराया गया और पीठ पर पैर भी रखा गया। लेकिन हाँ, ये एक आनंददायक और अनंत प्रदर्शन होने वाला है। हम खुश होंगे। जो वह सोच रहा था उसके विपरीत वो एक कौवे की तरह था जो भाव से भरा हुआ था। उसकी बात सुनने के बाद मानवी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन आध्यात्मिक पत्थर को बाहर खींच लिया और उसे जोर से दबाया। भीम तुरंत ऐंठ कर शांत हो गया। रोहित ने मानवी को आध्यात्मिक पत्थर को चुटकी में दबाते हुए देखा, फिर लापरवाही से पत्थर वापस रख दिया। उसके चेहरे पर पहले जैसे भाव भंगिमाएं थी। न जाने क्यों उसे ठंडक सी महसूस हुई। अचानक उसे भीम पर दया आ गई। उसे कुछ कुछ समझ में आया कि भीम हमेशा मानवी को छोटे शैतान क्यों कहता है। डिनर पार्टी हमेशा की तरह ही हुई और मानवी एक काले रंग की फॉर्मल ड्रेस में आई थी। वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इस रात पार्टी में वो मुख्य पात्र थी और स्वाभाविक रूप से मोहिनी भी वहां नहीं थी। सम्राट के फॉर्मल भाषण के बाद पार्टी शुरू हो गई। रईसों ने मानवी को घेर लिया। उसकी बातचीत से मानवी का सिर दुखने लगा। कई ऐसे लोग थे जिनसे बलदेव शेखावत ने उनसे दोस्ती करने के लिए कहा था, लेकिन कुछ रईस दूर भी खड़े थे और वह सभी उलझन में उसी की तरफ देख रहे थे। तभी वहां प्रिंसेस तानिया अचानक कहीं से प्रकट हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है सब लोग सुनो, अब मानवी और मेरा अपॉइंटमेंट है। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं मानवी को कुछ पल के लिए अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। वो मानवी को उत्पीड़न से दूर लेकर जाने की कोशिश कर रही थी। मानवी की आंखें कृतज्ञता से चमक उठी। प्रिंसेस तानिया और मानवी बालकनी में चले गई। फिर मानवी ने हल्के से आह भरी। अगर बलदेव शेखावत ने उसे इशारा न किया होता तो उन उबाऊ रईसों पर ध्यान भी नहीं देती। प्रिंसेस तानिया की आंखें चमक उठी। उसने मानवी की तारीफ करते हुए कहा, मानवी, आज तुमने सचमुच बहुत अच्छा काम किया। वो सच्चे दिल से मानवी की प्रशंसा कर रही थी। मानवी जोर से हंसी और सिर हिलाया। सच में जबरदस्ती के मामले में वो नैतिक के मुकाबले कहीं भी नहीं थी और इस बार उसने छिपे हुए एक कार्ड का इस्तेमाल करके जीत को हासिल कर लिया था। अगर नैतिक को पता होता कि वो उस नई तकनीक का इस्तेमाल कर सकती है तो वो उसे बेबाकी से चुनौती नहीं देता। लेकिन इस रात उसे उस आदमी की मौजूदगी का अंदाजा नहीं था। तभी प्रिंसेस तानिया ने गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, मैंने सुना है कि नैतिक इस पूरे समय उलझन में रहा, एक पल के लिए शांत नहीं हुआ। ये शायद इसलिए कि वो हैरान था। प्रिंसेस तानिया की आंखों में मानवी वो हीरो थी जिसने उस आदमी को पूरी तरह से हरा दिया था। उसकी बात सुनकर मानवी थोड़ा हैरान हो गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा था। नैतिक और यारा दोनों ही पार्टी में शामिल नहीं हुए। नैतिक कुरियर हॉस्टल के बिस्तर पर लेटा रहा, बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रहा था। यारा एक तरफ खड़ी थी और उसकी रखवाली कर रही थी। राजदूत नैतिक की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थे, इसलिए उन्होंने इस अपमानजनक विदाई भोज में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया। नैतिक का बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि जिस पर राजदूत उसे कोई ठेस पहुंचा सकते थे। तभी यारा ने धुंधले शब्दों में नैतिक से पूछा, क्या तुम मरना चाहते हो या मर चुके हो? जब यारा को पता चला कि नैतिक उस वार को झेल सकता है तो वो अब और विनम्र नहीं रही। वो पास ही एक कुर्सी पर बैठ गई और भुना हुआ खाना खाते हुए नैतिक पर ऊपर बरस पड़ी। नैतिक अभी भी चुप था। वो लेटा रहा।
वो जैसे दिन में सपने देख रहा हो। यारा उस खाने को खाते हुए, चबाते हुए, बड़बड़ाते हुए बोली, अगर तुम नहीं मरे तो कुछ खा लो। दावत खत्म होने तक रुको, फिर हम आज रात चले जाएंगे। मैं इस घटिया जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती। नैतिक की धीमी आवाज में उसने कहा, कितनी सुंदर, कितनी बहादुर। नैतिक की आवाज धीमी शांत थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने ऊपर यारा के बदबूदार सुअर जैसे पैर को अनदेखा कर दिया हो। उसकी बड़बड़ाहट सुनकर यारा ने उलझन में पूछा, क्या क्या कह रहे हो? नैतिक ने धीरे से उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो कितनी खूबसूरत लड़की थी, कितनी मोहक। इस बार यारा ने नैतिक की आवाज स्पष्ट रूप से सुन ली। यारा को तुरंत ही एक अशुभ पूर्वाभास हुआ। उसने खाने को उत्सुकता से पूछा, क्या तुमने अभी क्या कहा? नैतिक ने फिर से एक बार बड़बड़ा कर कहा, कितनी मोहक, कितनी अद्भुत लड़की। नैतिक धीरे से उठी और उसकी आंखें धुंधली हो गई। वो स्तब्ध होकर आगे चलने लगा। ऐसा लग रहा था मानो मनमोहक मानवी उसकी आंखों के ठीक सामने खड़ी हो। तभी यारा ने उसको बात को सुनकर झटका लगा। नैतिक ने अपने चेहरे से उसे पोंछा और हंसते हुए कहा, यारा, यारा वो लड़की बहुत आकर्षक थी। यारा का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अचंभित रह गई थी। जैसे ही उसने उस व्यक्ति की बेवकूफी से हंसते हुए देखा, उसे दिल की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। उसने पहली बार नैतिक को इस तरह प्यार में डूबा देखा था। यह लड़का वास्तव में प्यार था। इस छोटे से कमीने ने हमेशा उन लड़कियों को ऐसे तिरस्कार से देखा मानो वे उसे नीचे हों। इस बार वो एक बेहद स्नेही छोटी लड़की को इतना भी नहीं देख पाया था। फिर भी उसने देखते ही मुंह से चाय थूक दी बिना कोई भाव दिए। इससे उसकी माँ को लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। उसने चुपके से उसकी जांच की। नतीजा ये निकला कि उसके सारे काम ठीक से चल रहे थे। बात ये थी कि उन लड़कियों के प्यार में वो नहीं पड़ रहा था और अब अंततः वो एक लड़की के प्यार में पड़ चुका था। वो भी दिल्ली के प्रभावशाली बलदेव शेखावत की पोती। क्योंकि फिलहाल दिल्ली और पटना के बीच रिश्ते ठीक लग रहे थे, लेकिन वो सभी जानते थे कि असल रिश्ते काफी तनावपूर्ण थे। मन ही मन उथल पुथल मची हुई थी। पटना का वर्तमान सम्राट अपने वर्तमान से संतुष्ट नहीं था। इसके अलावा ऐसा प्रतीत होता था कि राजदूत का अपना सोचने का तरीका था। नैतिक कुछ कह पाता उससे पहले ही यारा अचानक उछल पड़ी। उसने चादर खींची और हल्के से कंपन के बाद यारा ने उसे फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। यारा ने बिना कुछ कहे नैतिक को कसकर और मजबूती से लपेट लिया। अब क्या करेगी यारा? क्या करेगा अब नैतिक? क्या वो मानवी को प्रपोज करेगा? क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सुपर वुमन मानवी के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कहानी कैसी लग रही है।